I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Welcome to the third lecture of stereochemistry. आज के लेक्चर में आप जानेंगे कि हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन सिस ट्रांस एंड ई एंड जी आइसोमर्स, एंड यू विल नो अबाउट द नोमेनक्लेचर मेथड ऑफ अलीन्स, बाइफेनाइल्स एंड एस्पाइरिन्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री के पिछले दो लेक्चर्स में आपने जाना कि पीपीएल क्या होता है, व्हाट इज कायरलिटी एंड कायरल सेंटर। यू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स इंक्लूडिंग एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स, एंड you also studied the method of nomenclature of stereoisomers. So let's have a look on today's lecture. आज के टॉपिक में हम सिस ट्रांस एंड ई एंड जी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर को समझने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूल में एक तरफ मिथाइल और हाइड्रोजन और इसी तरह दूसरी साइड पे भी मिथाइल और हाइड्रोजन अटैच है। इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा। और अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को पेरेंट्स चेन तस्वर करें तो हमारे पास नोमेनक्लेचर इसकी इस तरह से आएगी। हम इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस कार्बन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों केसेस में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है दैट विल अटेन द लीस्ट नंबर एंड दैट विल बी द कार्बन नंबर 2। सो आफ्टर नेमिंग दिस लॉन्गेस्ट चेन ये हमें क्लियर हो गया कि इस चेन में 4 कार्बन एटम हैं और the presence of one double bond. So the name of this compound will be bute. Bute will represent the presence of carbon in the molecule, and at the 2 position there is a double bond, so bute टू ईन। इसी तरह यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में देखें तो इस मॉलिक्यूल में भी लॉन्गेस्ट चेन जो है हमारे पास वो इसी तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। और इस मॉलिक्यूल में भी हमारे पास 4 कार्बन्स हैं, ब्यूट, एंड एट कार्बन नंबर 2 वी आर हैविंग डबल बॉन्ड, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी ब्यूट टू ईन। अब देखने में ये हमारे पास 2 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। ये मॉलिक्यूल एज सच अपनी इस फेज में स्टेबल है और ये वाला मॉलिक्यूल एज सच अपनी इस फेज में स्टेबल है। तो हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है और ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? तो इस तरह के मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स कहते हैं। और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम सिस एंड ट्रांस और इसकी ज्यादा मॉडिफाइड फॉर्म ई एंड जी नोटेशन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास अगर हम सिस को देखते हैं तो सिस क्या है? सिस इज दिस साइड ऑफ, मीन्स अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही तरफ लगे हुए हैं, दे आर हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों कार्बन की एक ही साइड पे लगे हुए हैं, तो दैट कंपाउंड विल बी अ सिस आइसोमर। और अगर हमारे पास 2 हाई प्रायोरिटी मॉलिक्यूल्स या एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन की 2 मुख्तलिफ साइड्स पे लगे हुए हैं, अगर एक हमारे पास अबव द प्लेन है तो दूसरा जो है वो बैकवर्ड द प्लेन हो, या एक अगर मॉलिक्यूल की लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा मॉलिक्यूल की राइट साइड पे हो, मींस वो दोनों सेम साइड पे ना हो, तो दैट विल बी द अदर साइड ऑफ इसको हम कहेंगे एंड दैट विल बी द ट्रांस आइसोमर। अब इस मॉलिक्यूल में देखें हाइड्रोजन, इस कार्बन की हाइड्रोजन और इस कार्बन की मिथाइल एक तरफ है और इसी तरह इस कार्बन की हाइड्रोजन और इस कार्बन का मिथाइल ग्रुप एक तरफ है। कैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के थ्रू अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा कि हम एटॉमिक नंबर की बेस पे प्रायोरिटी ऑर्डर जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन पहले नंबर पर होगा और उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। इसी तरह इस मॉलिक्यूल में भी ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा इसका फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी और इसका जो होगा वो क्या होगा, सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। लेकिन जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, जिस तरह मिथाइल मिथाइल हैं, तो ये ऑब्वियस है कि ये हाई प्रायोरिटी पे हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हमें इतना कीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि 2 सेम मॉलिक्यूल एक साइड पर अटैच हैं या नहीं। अगर 2 सेम मॉलिक्यूल इस तरह से और इस तरह से दोनों कार्बन के एक ही डायरेक्शन में अटैच होंगे तो दैट विल बी द सिस आइसोमर। और अगर वो 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट साइड्स पे अटैच हों या 2 एक ही साइड पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हों तो दैट विल बी द ट्रांस मॉलिक्यूल।
अब इसी तरह हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में भी दो डिफरेंट तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हमें देखने में नजर आ रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल एक साइड पर अटैच हैं। जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो हम इस मॉलिक्यूल को सिस आइसोमर कहेंगे, और इस मॉलिक्यूल में दोनों जो हैं डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट साइड्स पर अटैच हैं, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। अब हमने ये बात की कि जो दोनों आइसोमर्स होते हैं कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट हमारे पास 3 डबे है, लेकिन इस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट हमारे पास 0 है। डायपोल मोमेंट क्या होती है? when there are present two different atoms within the molecule, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पुल की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, और इन्हीं डाइपोल्स की मेजरमेंट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कलेक्टिवली जो होगा 3d होगा, लेकिन इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट क्योंकि सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान है तो इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो मॉलिक्यूल का जो है डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो दिस इज द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। और अगर जैसे ही मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट चेंज होगा तो साथ ही मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट आएगा। वो मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, जिनके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, उनका बॉइलिंग पॉइंट वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है उनसे ज्यादा होता है। इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 60 डिग्री सेल्सियस होगा, और इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 47.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से द प्रेजेंस ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर इज अफेक्टिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हमने सिस ऑफ ट्रांस नोमेनक्लेचर में ये बात की, अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन चेन की एक साइड पे एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो वो सिस होगा, और अगर वो जो है मॉलिक्यूल के डिफरेंट साइड्स पे अपवर्ड या डाउनवर्ड डिफरेंट पोजीशंस पर अटैच हैं तो दैट विल बी द ट्रांस आइसोमर। वो हमने एक जैसे आइसोमर्स की बात की कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में ये जरूरी नहीं होता है कि एक ही जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अटैच हों। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के बावजूद एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के बावजूद एक मॉलिक्यूल के काफी ज्यादा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी ड्रॉ हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, तो इनमें से ये डिफाइन करना कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू असाइन द प्रायोरिटी टू द सब्स्टिट्यूएंट्स बाय कीपिंग इन माइंड द कैन-एंड-गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और उसके बाद हम ये असाइन करेंगे कि ईदर इट्स अ सिस और ट्रांस, ई और जी आइसोमर। तो सिस एंड ट्रांस की जो ज्यादा एडवांस फॉर्म है वो ई एंड जी नोमेनक्लेचर है, जिसमें हम मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी ऑर्डर की बेस पे उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल में दो हाई प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल की सेम साइड पे अटैच हैं तो दैट विल बी द जी आइसोमर, दैट स्टैंड फॉर Zussman, a German word that means together, and if the substituents of high priority attach on a different साइड्स, एक अगर अपर साइड पे है और दूसरा लोअर साइड पे है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ई आइसोमर कहेंगे, एंड दैट इज द इंटेगन मींस ऑपोजिट साइड। इंटेगन भी जर्मन वर्ड है एंड इट्स मींस ऑन ऑपोजिट साइड। अब इस मॉलिक्यूल में देखें तो कैन एंड गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के थ्रू हम ये देखेंगे कि इनमें से हाई प्रायोरिटी कौन सा है। जो हाई प्रायोरिटी होगा उसको हम फर्स्ट कार्बन का नाम देंगे। अब सबसे पहले तो हम इसमें जो है पेरेंट चेन उसको सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट चेन शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन, और इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास कार्बन, इस चेन में कार्बन नंबर है 1 2 3 4 5 है, तो ऑब्वियसली दिस चेन विल बी द पेरेंट चेन। तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट आ जाएगा, and we are going to give the number of the functional group जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, और according to the APEX system of nomenclature जो हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हमने लीस्ट नंबर देना होता है। हमने उस कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लीस्ट नंबर मिले, तो 1 2 3 इस तरफ से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 3 नंबर मिल रहा है, एंड 1 2 3 4 इस तरफ से 4th नंबर मिल रहा है। तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम this carbon 1 2 3 4 5
6 and 7. So the position of the double bond is at 3, so hapt 3-ene. Now look at the substituents which are present in the molecule. अगर हम यहाँ पर देखें तो एक substituent हमारे पास ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है और एक ये है। अब हाइड्रोजन का तो हमें पता है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब टाई है इन तीन सब्स्टिट्यूएंट्स के दरमियान। तो सबसे पहले आपको हमें पता है कि कार्बन जो है, यहाँ पर देखें तो कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अकॉर्डिंग टू द कैन एंड गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास पहले मॉलिक्यूल या पहले एटम्स हमारे पास टाई आ जाता है तो वी विल लुक कि वो वाला एटम या मॉलिक्यूल किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है। तो यहाँ पर ये वाली कार्बन तीनों साइड्स पे कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच है और ये वाली कार्बन डायरेक्ट दूसरी कार्बन के साथ अटैच है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन दोनों में से टाई अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन जो है इसको पहला नंबर मिलेगा। अब ये वाली कार्बन भी 2 कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो इन दोनों कार्बन के टाई के रिजॉल्व किया जाए तो ये वाली कार्बन नेक्स्ट अगेन तीसरी कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन ये वाली कार्बन आगे हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पर टाई रिजॉल्व हो जाएगा एंड दिस विल बी द नंबर 2 एंड दिस कार्बन विल गेट द नंबर 3। सो इन दिस वे ये होगा कि ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन जिनको जो हाई प्रायोरिटी पे आ रही हैं, इसका नंबर 1 है और इसका नंबर 2 है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे हैं, जुड़ी हुई हैं। और कार्बन नंबर 3 और जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 4 है वो डबल बॉन्ड की दूसरी साइड पे अटैच। तो इसका मतलब है हाई प्रायोरिटी वाले जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा ये हमारे पास सिस आइसोमर होगा या हमारे पास जी आइसोमर होगा। हम इसको जी आइसोमर कहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4th पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन है, उसको हम लिखेंगे 4 methyl hapt 3-ene एंड तो इसको हम कहेंगे 4 methyl hapt 3-ene एंड दिस इज द Z आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस मॉलिक्यूल में देखें तो वी आर फॉलोइंग अगेन द सेम रूल्स जो हमने अभी पढ़े कि E एंड Z आइसोमर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये देखना है कि हाई प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स डबल बॉन्ड की सेम साइड पर अटैच हैं या डिफरेंट साइड्स पर अटैच हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको नेमिंग स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द आयोबिक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हमने जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसको लीस्ट नंबर देना है, तो वी विल स्टार्ट आवर नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन एंड दिस विल बी द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन 8, so oct and the position of the double bond is at carbon number 3 oct 3-ene and then we will look at the सब्स्टिट्यूएंट्स। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर उसको सेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, दिस विल गेट डेफिनेटली नंबर 1, दिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी चेन। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये इथाइल चेन जो है देखने में बड़ी लग रही है, दो कार्बन आइटम्स हैं इसमें, लेकिन जब हम कैन एंड गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के थ्रू देखते हैं तो हमने एटॉमिक नंबर देखना होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर क्या है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 35 है और कार्बन का 6, तो डेफिनेटली ब्रोमीन विल गेट द सेकेंड नंबर एंड दिस विल बी द 3rd प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट। सो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में हाई प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड्स पे लाई कर रहे हैं। दिस विल बी द E आइसोमर एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 bromo oct 3-ene and it will be the E isomer of this compound। अब E and Z और cis और trans isomers हमारे पास enantiomers या stereo isomers में इस तरह से हो सकते हैं। For example, look here we have a molecule। अगर आपके सामने इस तरह का molecule आ जाता है and you have to assign a cis or trans or E or Z nomenclature to these molecules। तो इसमें देखें कि इसमें दोनों substituents they are lying, they are towards the plane। So इस तरह के मॉलिक्यूल को हम सिस या जी आइसोमर कहेंगे और ये वाला मॉलिक्यूल इसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दे आर ऑन द ऑपोजिट प्लेन, दिस इज बिहाइंड द प्लेन एंड दिस इज टुवर्ड्स द प्लेन, तो दिस विल बी द ट्रांस और
ई आइसोमर। सो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर में भी आइसोमर्स जो हैं सिस एंड ट्रांस और ई और जी का कॉन्सेप्ट जो है ये एप्लीकेबल है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोमेनक्लेचर ऑफ अलीन्स, पायरीन्स एंड बाइफेनाइल्स। सबसे पहले हम अलीन्स को डिस्कस करेंगे। अलीन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस तरह हमने ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स पढ़े हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये उस तरह के डबल बॉन्ड नहीं होते, ये दो एडजस्टेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे अलीन्स में। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम अलीन्स कहते हैं। हमारे पास आर और एस नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट सिर्फ उन अलीन्स में एग्जिस्ट करेगा जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विल बी इवन। इफ दैट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विल बी ऑड, तो वहां पर आर और एस नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल नहीं होगा। उस तरह के आइसोमर्स को, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल है, हम सिस ट्रांस या ई और जी नोमेनक्लेचर के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो टू बी आर एंड एस एनेंटिओमर्स, अलीन्स शुड हैव अ इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब अलीन्स में कौन से ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिस पर आर और एस नोमेनक्लेचर के रूल्स एप्लीकेबल होंगे? इफ दैट मॉलिक्यूल हैव अ सब्स्टिट्यूएंट, फर्ज करें ये हमारे पास A है, A इज रिप्रेजेंटिंग द टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर किसी मॉलिक्यूल में चारों साइड पर एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो भी वो मॉलिक्यूल एकायरल होगा, उस पर R और S आइसोमेरिज्म के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। इसी तरह अगर उस मॉलिक्यूल के एक साइड पर सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दूसरी साइड पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो भी वो मॉलिक्यूल एकायरल होगा। और यही चीज़ इस तरफ है, ये इधर इट्स ऑन लेफ्ट साइड और इधर इट विल बी ऑन राइट साइड। अगर मॉलिक्यूल की एक कार्बन के साथ दो एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं तो वो मॉलिक्यूल एकायरल होगा। आर एंड एस नोमेनक्लेचर के रूल्स उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉर अ मॉलिक्यूल्स टू बी अ कायरल इन नेचर, फॉर अ मॉलिक्यूल टू ओबे द रूल्स ऑफ आर एंड एस नोमेनक्लेचर, उस मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरी है कि उसकी एक कार्बन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं वो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हों। अब वो दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं और वो दोनों सेम साइड पर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि एक ही कार्बन के साथ अटैच सब्स्टिट्यूएंट्स सेम ना हो, उनका मुख्तलिफ होना, उनका एक दूसरे से डिफरेंट होना जरूरी है। अब हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और जो हमारे पास सराउंडेड कार्बन हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज। मॉलिक्यूल जो होगा वो इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। तो मॉलिक्यूल का एक वाली कार्बन फर्ज करें ये वाली कार्बन बन जाएगी और ये उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, और दूसरी कार्बन ये वाली कार्बन बन जाएगी और ये उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाएगा एंड मॉलिक्यूल विल फॉलो द रूल्स ऑफ कायरल कार्बन। अलीन्स में हम किस तरह से आर और एस आइसोमर आइडेंटिफाई करते हैं? लेट्स सी द एग्जांपल्स। इस मॉलिक्यूल में देखें तो हमारे पास मेन सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल है, हाइड्रोजन को हम लीस्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूल तस्वर करते हैं और इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं तस्वर करते। तो यहाँ पर देखें तो हम जब अलीन्स में मॉलिक्यूल्स को प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो वी विल ऑलवेज ड्रा अ लाइन, वी विल ऑलवेज ड्रा एन एरो, और इस एरो की हेड जो होगा वो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ होगा दैट आर ईदर टुवर्ड्स द प्लेन और बैकवर्ड द प्लेन, और उसकी टेल हमारे पास उन सब्स्टिट्यूएंट्स की तरफ होगी विच आर लाइंग ऑन द प्लेन। तो मॉलिक्यूल का ये वाला हिस्सा प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और ये वाला हिस्सा ऐसा है जिसमें ये हाइड्रोजन हमारे पास बिहाइंड द प्लेन है और मिथाइल टुवर्ड्स द प्लेन है। तो हम इस तरफ से हमेशा इस तरफ से इसकी प्रायोरिटी देना इसको असाइन करेंगे। तो दिस कार्बन विल गेट प्रायोरिटी नंबर 1 एंड दिस हाइड्रोजन विल गेट प्रायोरिटी नंबर 2, दिस कार्बन विल डेफिनेटली गेट प्रायोरिटी नंबर 3 एंड दिस हाइड्रोजन विल गेट प्रायोरिटी नंबर 4। अब जब हम एरो प्लेस करेंगे तो द डायरेक्शन ऑफ द एरो विल बी फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन। तो यहाँ पर दिस कार्बन टू दिस कार्बन, from this carbon to this carbon, so that will be the
आर आइसोमर, अब यहाँ पर हमने लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को बैकवर्ड द प्लेन लेके जाना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट बैकवर्ड द प्लेन है, तो आइसोमर का नाम चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो हमें नज़र आ रहा है। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम इसी तरह से प्रायोरिटी असाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल का वो पोर्शन जो प्लेन पे लाई कर रहा है पहले उसको नंबरिंग देंगे। क्लोरीन विल गेट नंबर 1, फ्लोरीन विल गेट नंबर 2, देन वी विल मूव टुवर्ड दिस पोर्शन। इस पोर्शन में कार्बन नंबर 3 पे आएगी एंड हाइड्रोजन विल गेट द नंबर 4। अब यहाँ पर देखें तो डायरेक्शन ऑफ द एरो इज दिस, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमें देखने में ये वाला मॉलिक्यूल जो है दैट इज लुकिंग एस आइसोमर, बट इन एक्चुअली दैट इज द आर आइसोमर। पिछले लेक्चर में मैं बड़े अच्छे से बता चुकी हूँ कि हर बल्कि मॉलिक्यूल को रोटेट करके लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट को बैकवर्ड द मॉलिक्यूल लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में हम ये देख लेते हैं, मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी असाइन करते हैं और आइसोमर का नेम असाइन करते हैं। इफ दैट molecule is looking R, तो in actual that will be S, and if that molecule is looking S, then in actual that molecule will be R isomer। तो यहाँ पर हमें ये molecule is looking S, but in actually this is R isomer। So look at the third example। इस example में भी हम molecule के उस portion को जो plane पे lie कर रहा है पहले priority assign करेंगे। Bromine will get number 1, chlorine will get number 2, then we will move toward the other portion। आयोडीन विल गेट नंबर 3 एंड हाइड्रोजन विल गेट नंबर 4। अब इस मॉलिक्यूल का एरो प्लेस करें तो डायरेक्शन ऑफ द एरो इज दिस, दैट इज द क्लॉकवाइज आर आइसोमर। अब यहाँ पर हमने हमारा हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी हमारा लीस्ट प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलरेडी लाइंग बिहाइंड द प्लेन। इस मॉलिक्यूल के आइसोमर का वही नाम होगा जो इन एक्चुअल हमें मॉलिक्यूल का आइसोमर नजर आ रहा है। लुक एट द लास्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देखें तो हमारे पास वी विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू द सब्स्टिट्यूएंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द प्लेन। सो क्लोरीन विल गेट नंबर 1, fluorine will get number 2। We will move to the other portion of the molecule in which the substituents are lying backward or towards the plane. In this portion bromine will get number 4 and iodine will get number 3. The direction of the arrow will be this, and the isomer is looking R, but in actual this is the S isomer। Let's move towards the nomenclature of the second type of the molecules which are the biphenyls। Biphenyls वो molecules होते हैं जिसमें दो rings जो होती हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। दे आर कनेक्टिंग थ्रू अ सिंगल बॉन्ड विद ईच अदर। अब आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल पॉसिबल होती है। मॉलिक्यूल कैन रोटेट वेरी इजीली और मॉलिक्यूल के जो आइसोमर्स होते हैं उनमें चेंज आता रहता है। आर कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू एस आइसोमर एंड एस कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू आर आइसोमर। द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड कैन टेक्स प्लेस वेरी इजीली। अब हम फिर इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का आर या एस आइसोमर स्पेसिफिकली असाइन नहीं कर सकते। अगर हमने आर और एस मॉलिक्यूल्स में डिफ्रेंशिएट करना है तो बाइफेनॉइल की सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। अब सब्स्टिट्यूशन के भी कुछ रूल्स हैं। अब अगर हम बाइफेनॉइल के जिस तरह हमने कहा कि दो फिनाइल रिंग्स अटैच होते हैं तो दोनों फिनाइल रिंग के साथ मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए और आर एस नॉमेनक्लेचर के रूल्स को फॉलो करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों फिनाइल रिंग्स के साथ जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, सबसे पहली बात तो उनके साथ सब्स्टिट्यूएंट्स का अटैच होना ज़रूरी है। जब हम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच कर देंगे तो अराउंड द सिंगल बॉन्ड फिनाइल की या मॉलिक्यूल की रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स की टाइप जो अटैच होते हैं फिनाइल रिंग के साथ वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमारे पास लेस बल्कि मॉलिक्यूल अटैच हैं तो भी मॉलिक्यूल अराउंड द सिंगल बॉन्ड बड़ी आसानी से फ्लिप कर जाएगा, बड़ी आसानी से रोटेट कर जाएगा, तब भी जो है एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होना बहुत मुमकिन है। तो वो सब्स्टिट्यूशंस जो फिनाइल के साथ अटैच हैं उन दोनों का डिफरेंट होना और उन दोनों का बल्कि होना बहुत ज़रूरी है टू बी अ स्पेसिफिक आइसोमर। अगर आर आइसोमर हम चाहते हैं आर ही रहे और एस आइसोमर एस ही रहे तो ये ज़रूरी है कि फिनाइल्स के साथ सब्स्टिट्यूशंस अटैच हों और वो सब्स्टिट्यूशंस बल्कि सब्स्टिट्यूशंस
सब्स्टिट्यूशंस हों। अब एक फिनाइल ग्रुप के साथ जो दोनों सब्स्टिट्यूशंस अटैच होंगी वो दोनों मुख्तलिफ होना ज़रूरी हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया कि वन सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्स्टिट्यूशन। अगर एक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ए है तो दूसरी बी हो, इसी तरह दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच सब्स्टिट्यूशंस भी दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये वाली सब्स्टिट्यूशंस और ये वाली सब्स्टिट्यूशंस सेम हो सकती हैं, बट important thing is these substitution should be a bulky group। अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है, अगर हमारे पास डिटोरियम है, तो दैट आर नॉट द बल्की substitutions। मीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन और डिटोरियम बल्कि सब्स्टिट्यूशंस नहीं हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशंस अटैच हैं मॉलिक्यूल के अंदर ए और बी पोजीशन पे, तब भी मॉलिक्यूल बड़े आसानी से फ्लिप ओवर कर जाएगा। सो बल्कि सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सी हैं? ब्रोमीन है, मीथाइल है, क्लोरीन है, नाइट्रो है एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये वाली सब्स्टिट्यूशंस जो हैं ये बल्कि सब्स्टिट्यूशंस हैं। और इसी तरह हमारे पास SO3H आ जाता है, दिस इज आल्सो बल्कि सब्स्टिट्यूशंस। ये सब्स्टिट्यूशन अगर बाइफिनाइल के साथ अटैच होंगी तो मॉलिक्यूल की रोटेशन को, मॉलिक्यूल को फ्लिप होने से रोकेंगी एंड देन मॉलिक्यूल कैन बी अ स्पेसिफिक आइसोमर। अब आए कुछ एग्जांपल को देखते हैं कि अगर ये सब्स्टिट्यूशंस अटैच होंगी तो हम किस तरह से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं बाइफिनाइल की। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले कहा, दोनों सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंट होना ज़रूरी है, लेकिन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन आर नॉट बल्कि सब्स्टिट्यूशन। तो मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के राउंड फ्लिप हो जाएगा एंड द कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी डिस्टर्ब एंड मॉलिक्यूल विल बी ए कायरल इन नेचर। एंड लुक एट दिस सेकेंड एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में दोनों सब्स्टिट्यूशन हमारे पास डिफरेंट हैं और दोनों सब्स्टिट्यूशन बल्कि सब्स्टिट्यूशन है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल फ्लिप ओवर नहीं कर सकेगा। ये बल्कि सब्स्टिट्यूशन मॉलिक्यूल को फ्लिप करने से, सिंगल बॉन्ड के गिर्द रोटेट करने से रोकेंगी एंड मॉलिक्यूल विल हैव अ स्पेसिफिक आइसोमर। अब यहाँ पर देखें तो उसी रूल को हम फॉलो करेंगे जो हमने एलीन में किया। वो मॉलिक्यूल, वो वाली साइड ऑफ द मॉलिक्यूल जो प्लेन पे लाई करेगी उसको हम पहले सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो यहाँ पर देखें, नाइट्रोजन हैव अ मोर एटॉमिक नंबर देन कार्बन, नाइट्रोजन विल गेट द फर्स्ट नंबर देन कार्बन। इन द सेम वे दिस नाइट्रोजन विल गेट द नंबर प्रायोरिटी नंबर 3 एंड दिस कार्बन विल गेट द प्रायोरिटी नंबर 4। अब इस मॉलिक्यूल में देखें तो we will assign the arrow and the direction of the arrow will be this, and this molecule will look S isomer but in actual it will be R isomer। Look at this molecule। इस molecule में भी वही substituents हैं but the position of the substituents is different। This nitrogen will get number 1, this carbon will get priority number 2, this nitrogen will get priority number 3 and this carbon will get priority number 4। When we are going to assign the direction to the arrow, the direction of the arrow will be this side and this molecule will be the S isomer। अब यहाँ पर हमारे पास जो least priority पे substitution है उसको behind the plane होना चाहिए and that is already behind the plane। जो इस molecule का isomer हमें नज़र आ रहा है, in actual भी इस molecule का वही isomer होगा। हमें molecule के isomer को change करने की ज़रूरत नहीं है। This is the last topic of today, the nomenclature of aspirines। एस्पाइरिन्स में हमारे पास इस तरह से 5 membered ring जो होते हैं, दो इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब इस तरह के मॉलिक्यूल में भी सब्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास वही रूल जो हमने अलीन्स में और बाइफिनाइल्स में पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन सेम होंगी ऑन द सेम रिंग्स, तो हमारे पास मॉलिक्यूल विल बी ए कायरल बिकॉज इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल भी ए कायरल होगा। एक रिंग के साथ दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का अटैच होना बहुत ज़रूरी है। दीज बोथ मॉलिक्यूल विल बी ए कायरल इन नेचर। एंड लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक रिंग के साथ दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं और इस रिंग के साथ भी दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, तो दिस इज द कायरल मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल में देखें तो डेफिनेटली हम इस कार्बन को पहले नंबर असाइन करेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट को, बिकॉज दिस इज लाइंग ऑन द प्लेन, दिस विल गेट नंबर 1 और ये वाली कार्बन नंबर 2 लेगी। व्हेन विल मूव टुवर्ड दिस कार्बन विल गेट नंबर 3 एंड दिस कार्बन विल गेट नंबर 4। जब हम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी की बेस पे एरो को डायरेक्शन असाइन करेंगे तो
this will be 1 2 3 counterclockwise and molecule will be the S isomer. अब यहाँ पे least priority वाला substituent है उसको backward the plane होना चाहिए और यहाँ पर ये rule nomenclature का follow कर रहा है molecule. The least priority substituent is already lying behind the plane, so this is the S isomer of this compound. So that's it with today's lecture. So this is all about the third lecture of stereochemistry. आज के लेक्चर में आपने जाना कि हम cis and trans और E and Z isomers में किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आपने nomenclature method पढ़ा of allenes, biphenyls, aspirines. Stay happy, keep learning and stay tuned with my channel और comment section में comment करते रहें उन तमाम टॉपिक्स के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं.